आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। भैरू राम एक डाकिया ने एक रात सुनसान रास्ते पर एक भयानक आत्मा का सामना किया। उस अनुभव ने उन्हें गहरी दहशत में डाल दिया और वह रहस्य आज भी उनकी यादों में ताजा है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम भैरू राम है। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक साधारण डाकिया हूं। इस गांव में मेरी जिंदगी सुकून भरी थी, लेकिन कई साल पहले हुई एक घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना आज भी मेरे जहन में ताजा है और जब भी उस रात के बारे में सोचता हूं, मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। यह बात तब की है जब मैं नया नया डाकिया बना था। गांव से पास के दूसरे गांवों में चिट्ठियां और पार्सल पहुंचाने का काम करता था। अक्सर मुझे शाम ढलने के बाद घर लौटना होता था। हमारे गांव से दूसरे गांव जाने के लिए एक सुनसान रास्ता था, जहां दिन में भी कोई ज्यादा आ जा नहीं करता था। उसी रास्ते को लेकर मेरे साथी मुझे कई बार चेतावनी दे चुके थे। उन्होंने कहा था कि उस रास्ते पर एक आत्मा भटकती है, एक छोटी लड़की की आत्मा जो देर रात तक उस इलाके में घूमती रहती है। कहते हैं कि वह लड़की पहले तो मासूम दिखती है, लेकिन रात होते होते वह एक भयानक रूप ले लेती है। मैंने इन बातों को हमेशा एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। भूत प्रेत पर यकीन नहीं था मुझे, लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी धारणा को पूरी तरह बदल दिया। उस दिन मैं किसी काम में फंस गया और गांव से देर से निकला। जब मैं उस सुनसान रास्ते पर पहुंचा तो रात के करीब 11 बज चुके थे। आसपास कुछ भी नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और हल्की सी हवा की सरसराहट। मैं तेज कदमों से चलता जा रहा था जब अचानक मुझे लगा कि कोई पीछे से मेरी ओर देख रहा है। मैंने अपने कदम थोड़े तेज कर लिए, लेकिन तभी मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लड़की हंस रही हो। मेरी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन मैं खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। अचानक मैंने देखा कि रास्ते के किनारे एक छोटी सी लड़की खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह सफेद कपड़े पहने हुए थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कुछ भी नहीं हो। वह बिल्कुल शांत खड़ी मुझे घूर रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कोशिश की कि उससे नजरें न मिलाऊं और अपनी चाल तेज कर ली, लेकिन तभी मैंने पीछे से उसके पैरों की आवाज सुनी। वह मेरे पीछे पीछे चलने लगी थी। मैंने डर के मारे दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जितना तेज मैं दौड़ता, वह उतनी ही तेज मेरे करीब आती गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह लड़की अब एक महिला में बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैंने उसे देखते ही जमीन पर गिर पड़ा। वह महिला मेरे ऊपर झुककर आई और उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं और मुझे लगा कि अब मैं उसका अगला शिकार बनने जा रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान निकल रही है। तभी दूर से कुछ आवाजें आईं। मैंने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि मेरे पिता और कुछ गांव वाले मशाल लेकर दौड़ते हुए आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही उस महिला को देखा, वह अचानक से गायब हो गई। उस दिन के बाद से मैं कभी उस रास्ते पर अकेले नहीं गया। मुझे आज भी लगता है कि वह आत्मा अब भी वहां भटक रही है और शायद वह किसी और का इंतजार कर रही है। यह घटना मेरे जीवन की सबसे डरावनी याद बन गई है और आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो मुझे उस रात की याद आ जाती है। उस रात के बाद से मेरे साथियों ने मुझसे कई बार उस घटना के बारे में पूछा, लेकिन मैं कभी पूरी तरह से उन्हें समझा नहीं पाया कि मैंने क्या देखा और महसूस किया था। मैं जानता था कि अगर मैंने उन्हें सच सच सब कुछ बता दिया तो वे शायद इसे मजाक समझते या डर के मारे खुद भी उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते। कुछ लोग तो वैसे भी गांव के पुरानी कहानियों और भूत प्रेत की बातों पर यकीन करते थे और अगर ये बात फैल जाती तो वो रास्ता पूरी तरह सुनसान हो जाता। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। पहले मैं उस रास्ते से बेधड़क होकर गुजरता था, चाहे दिन हो या रात। अब हर बार जब मुझे उस रास्ते से गुजरना पड़ता तो मेरे पैर अपने आप धीमे हो जाते। मेरी आंखें बार बार उस जगह को तलाशती जहां मैंने उस लड़की को देखा था। मैं हर बार उस जगह को पार करते हुए
अपने आप से कहता कि ये सब मेरा वहम था, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये डर हमेशा बना रहता कि वह फिर से कहीं प्रकट न हो जाए। कुछ दिनों बाद गांव में एक और घटना हुई। एक औरत जो दूसरे गांव से लौट रही थी, उसी रास्ते पर अचानक बेहोश हो गई थी। उसे गांव के कुछ लोगों ने बेहोशी की हालत में पाया, और जब उसे होश आया तो उसने बताया कि उसने भी उसी जगह एक लड़की को देखा था। उस औरत का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने भी कहा था कि वह लड़की पहले मासूम दिख रही थी, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर खून और गुस्सा दिखने लगा। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ था। कई और लोग भी उस रास्ते से गुजरते हुए अजीबोगरीब चीजों का सामना कर चुके थे, लेकिन कोई खुलकर इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। गांव में धीरे धीरे उस रास्ते की कहानियां फैलने लगीं और लोग वहां से गुजरते वक्त डरने लगे। कुछ ने तो अपना रास्ता ही बदल लिया, और अगर देर रात हो जाती तो वे उस रास्ते पर जाने से साफ इनकार कर देते। लेकिन मेरे लिए यह काम का हिस्सा था। मैं डाकिया था और मुझे हर हाल में चिट्ठियां और पार्सल पहुंचाने होते थे। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे इस डर को खत्म करना होगा। मैंने अपने पिता से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुछ चीजें हैं जिनसे दूर ही रहना बेहतर होता है। उनके शब्द मेरे दिल में गूंजते रहे, लेकिन मैंने तय किया कि मैं इस डर का सामना करूंगा। कुछ हफ्तों बाद फिर एक रात मुझे देर हो गई। मैं फिर से उसी रास्ते पर था, और इस बार मैंने खुद को हर कदम पर तसल्ली देने की कोशिश की कि कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं उस जगह के करीब पहुंचा जहां मैंने पहली बार वह आत्मा देखी थी, मेरी धड़कन तेज हो गई। रास्ते के दोनों ओर पेड़ थे और हवा हल्की हल्की बह रही थी। आसपास की चुप्पी असहनीय लगने लगी थी। मैंने अपने कदम तेज कर ली, लेकिन तभी मुझे फिर से वही हल्की हंसी सुनाई दी। इस बार वह हंसी ज्यादा साफ और नजदीक थी। मैं रुक गया और मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं ठिठक कर वहीं खड़ा रह गया। वो हंसी धीरे धीरे तेज हो रही थी, जैसे मेरे बिल्कुल करीब कोई हंस रहा हो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और मैंने महसूस किया कि इस बार कुछ बहुत बुरा होने वाला था। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही घने पेड़ और सन्नाटा। पर वो हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, भागूं या वहीं खड़ा रहूं। अचानक रास्ते के दूसरी ओर से कुछ सरसराने की आवाज आई। मेरी नजरें उस ओर गईं और मैंने देखा कि झाड़ियों के पीछे से कोई आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। पहले तो मुझे कुछ साफ नहीं दिखा, लेकिन फिर जैसे ही वो आकृति सामने आई, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वही लड़की, सफेद कपड़े पहने हुए, बिखरे बाल और खाली आंखें, वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। इस बार उसकी चाल में एक अजीब सी लहर थी, जैसे वो जमीन पर पैर नहीं रख रही थी। मैं वहीं जड़ हो गया था। मेरी सांसें थम गई थीं और मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो मेरे करीब आती जा रही थी, और जब वो कुछ ही कदम दूर रह गई तो मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें किसी अंधकारमय कुएं जैसी थीं, खाली, ठंडी और भयानक। फिर अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी मासूमियत गुस्से में बदल गई और उसके चेहरे पर वही खून के धब्बे उभरने लगे जो मैंने पहले देखे थे। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके होंठ से हल्का सा खून टपकने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुकने वाली थीं। वो और करीब आई और इस बार उसकी आवाज में एक खनक थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तू वापस क्यों आया? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। मेरा गला सूख चुका था और मेरी टांगें बेजान हो चुकी थीं। वो अब मेरे सामने खड़ी थी और उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। फिर अचानक उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और विकृत थीं और उनमें से ठंडक की लहरें निकल रही थीं। जैसे ही उसने मेरी गर्दन के पास अपने हाथ रखे, मुझे लगा कि मैं अब जिंदा नहीं बचने वाला। लेकिन तभी दूर से किसी ने मेरा नाम पुकारा। वो आवाज सुनते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट दिखी। उसने अचानक अपना हाथ खींच लिया और तेजी से पीछे हटने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें धीरे धीरे वापस आ रही थीं, लेकिन अब भी मेरे पैरों में हिम्मत नहीं थी। वो महिला अब भी मुझे घूर रही थी।
लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्से के बजाय एक अजीब सा डर था। वो पलटकर हवा में घुलती चली गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर अब भी जकड़ा हुआ था। तभी मेरे पीछे से मेरे पिता और कुछ गांव वाले आए। उन्होंने मुझे देखा और बिना कुछ पूछे मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे उन्हें पता था कि क्या हुआ था। मेरे पिता और गांव वाले मुझे संभालते हुए जल्दी से उस जगह से ले जाने लगे। उनकी आंखों में भी एक अजीब सी चिंता थी, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। शायद उन्हें भी समझ में आ चुका था कि मैं किसी अजीब घटना से गुजर चुका हूं। गांव में लौटते समय मेरे दिमाग में वही दृश्य बार बार घूम रहा था। उस लड़की की आंखें, उसकी हंसी और वो भयानक चेहरा। वापस घर पहुंचने पर मेरी मां ने मेरी हालत देखी। मैं पसीने में लथपथ था और मेरा चेहरा सफेद पड़ गया था। मेरी मां ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ भैरू, तू ठीक है ना? पर मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। मेरे पिता ने उन्हें बस इशारे से चुप कर दिया और मुझे अपने कमरे में ले जाकर सुला दिया। उस रात मैं बस यही सोचता रहा कि आखिर क्यों उसने मुझे छोड़ा। वो कौन थी और वो बार बार उस रास्ते पर क्यों दिखाई देती थी? कुछ दिन बीत गए, लेकिन उस घटना की छाप मेरे मन पर गहराती चली गई। मैं रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गया, पर रात होते ही मेरी बेचैनी बढ़ जाती। मैं उस सुनसान रास्ते पर फिर से जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन डाकिया का काम था और मुझे अपना काम करना ही था। एक दिन गांव में एक और हादसा हुआ। पास के गांव से एक युवक उसी रास्ते से गुजरते हुए गायब हो गया। कई दिनों तक उसका कुछ पता नहीं चला। गांव के लोग उसे ढूंढने निकले, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर अचानक 5 दिन बाद उसका शव उसी रास्ते के किनारे एक पेड़ से लटका मिला। उसके चेहरे पर भी वही डर और खून के निशान थे जो मैंने उस रात देखे थे। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई और लोग अब उस रास्ते से गुजरने से साफ मना करने लगे। अब गांव में डर का माहौल छा गया था। लोग आपस में फुसफुसाकर कहानियां सुनाते रहते थे। कुछ कहते कि वो लड़की किसी दुर्घटना में मरी थी और अब वो बदला ले रही है, तो कुछ कहते कि वो किसी की आत्मा है जो हर साल एक नया शिकार ढूंढती है। मैं चुपचाप ये सब सुनता रहा, लेकिन मेरे भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने उस रात जो देखा था वो सिर्फ एक चेतावनी थी। मुझे इस बात का डर था कि अगर मैं फिर से उस रास्ते पर गया तो शायद वो फिर से लौट कर आएगी और इस बार मुझे नहीं छोड़ेगी। कुछ हफ्तों बाद एक और अजीब घटना घटी। गांव के ही एक बुजुर्ग जो कभी भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करते थे, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने रात में उसी रास्ते पर एक लड़की को देखा था। वो बुजुर्ग उस रात किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहे थे और जब वो उस रास्ते के करीब पहुंचे तो उन्हें अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जब उन्होंने इधर उधर देखा तो वही सफेद कपड़ों वाली लड़की उन्हें रास्ते के किनारे खड़ी दिखी। उन्होंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो गायब हो गई। उस दिन से गांव में अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोगों ने उस रास्ते को पूरी तरह से छोड़ दिया था। दिन में भी कोई उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था, पर मेरे लिए उस रास्ते से गुजरना जरूरी था। मैं हर दिन डर और हिम्मत के बीच जूझता रहा, लेकिन एक अजीब सी आशंका हर समय मेरे दिमाग पर हावी रहती थी। और फिर एक रात जब मैं अपनी डाक बांटने के बाद लौट रहा था, मुझे एक बार फिर उसी रास्ते पर देर हो गई। उस रात फिर से अंधेरा घिर चुका था और मैं उसी सुनसान रास्ते पर था। अब तो जैसे मेरी किस्मत ही मुझे उस जगह बार बार खींच लाती थी। मैं जानता था कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन मन में एक अजीब सा संकल्प भी था, जैसे अब भागना कोई विकल्प नहीं था। मैंने खुद को संभालते हुए तेजी से चलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते के हर मोड़ पर मुझे वो ठंडक महसूस होने लगी जो मुझे पहले भी कई बार परेशान कर चुकी थी। वो हवा, वो अजीब सा सन्नाटा और मेरे चारों ओर की घनी झाड़ियों में से आती सरसराहटें अब मेरे लिए नई नहीं थी। मैं हर कदम पर डरते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन दिल की धड़कनें अब पहले से तेज थीं। अचानक जैसे किसी ने मेरे कान के पास धीरे से मेरा नाम लिया हो, एक ठंडी आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने रुककर चारों ओर देखा और फिर वही दिखी, वही सफेद कपड़ों वाली लड़की। इस बार उसकी आंखें मुझसे सीधे मिल रही थीं। मैं जानता था कि कुछ गलत होने वाला है,
लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो गुस्सा नहीं था जो मैंने पहले देखा था। वो बिल्कुल शांत दिख रही थी, बस चुपचाप मुझे घूर रही थी। मैंने सोचा, क्या इस बार कुछ अलग होने वाला है? क्या वो मुझे कुछ कहना चाहती है? मेरे मन में अजीब से सवाल उठ रहे थे, लेकिन मेरे पैर अब भी कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करके एक कदम पीछे लिया। तभी उसने धीरे धीरे अपनी उंगली से इशारा किया, जैसे मुझे कहीं बुला रही हो। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द दिख रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरे भीतर अब भी डर का समंदर उफान मार रहा था, लेकिन किसी कारणवश मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने खुद को किसी तरह संभालते हुए उसे दूर भागने की बजाय एक कदम उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, वो लड़की अचानक गायब हो गई। लेकिन उसके जाने के बाद मेरे चारों ओर का माहौल अचानक बदल गया था। वो ठंडक, वो अजीब सी घबराहट अब गायब हो गई थी। मैं वहीं खड़ा रहा, समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर हुआ क्या था। मेरे भीतर का डर जैसे अचानक खत्म हो गया था। उस रात के बाद से मैंने कई बार उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत जुटाई, लेकिन फिर कभी मुझे वो लड़की नहीं दिखी। गांव में भी धीरे धीरे ये चर्चाएं कम होने लगीं और लोग फिर से उस रास्ते से गुजरने लगे। मुझे नहीं पता कि वो लड़की कौन थी और उसने मुझे क्यों छोड़ा, पर एक बात साफ थी, शायद वो आत्मा कुछ कहना चाहती थी, कुछ अधूरा छोड़ गई थी। और शायद उस रात मैंने उसे सुनने की हिम्मत दिखाकर उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया था। यह कहानी 2015 की है, जब मैं अपने काम के सिलसिले में लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में गया था। मेरा नाम रवि है और उस दिन मुझे एक खास डिलीवरी करनी थी। मैं एक पोस्टमैन हूं और मेरा काम अलग अलग जगहों पर चिट्ठियां पहुंचाना है। लेकिन उस दिन मेरे हाथ में कुछ अनजान चिट्ठियां थीं जिन पर कोई पता नहीं लिखा था। बस इतना ही था कि मुझे एक पुराने से वीरान से दिखने वाले मकान में ये चिट्ठियां देनी थीं, जो गांव से कुछ दूरी पर था। मुझे गांव के लोगों ने पहले ही उस मकान के बारे में अजीब अजीब बातें बताई थीं। किसी ने कहा कि वहां कोई रहता ही नहीं, तो किसी ने कहा कि वहां एक बूढ़ी औरत रहती है जो कभी किसी से बात नहीं करती। मैं इन बातों को हंसी में टालता हुआ अपनी साइकिल पर उस घर की ओर चल पड़ा। रास्ता घुमावदार था और जैसे जैसे मैं उस मकान के करीब पहुंचा, मौसम भी बदलने लगा। अचानक से ठंडी हवा चलने लगी और आसमान में बादल घिर आए। जब मैं उस घर के पास पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। घर पूरी तरह जर्जर हालत में था, जैसे कि बरसों से उसकी देखरेख नहीं हुई हो। दरवाजे पर हल्का सा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और धूल भरी दीवारें इस बात की गवाही दे रही थीं कि यहां कई महीनों से कोई सफाई नहीं हुई है। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने तेजी से मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने बिना कुछ कहे मुझे घूरा और धीरे से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने जल्दी से कहा कि मैं चिट्ठी देने आया हूं। उसने हाथ बढ़ाकर चिट्ठी ली और बिना एक शब्द कहे अंदर चली गई। मैं वहां से तुरंत जाने की सोच ही रहा था कि दरवाजे के पास कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे कोई और भी वहां है, पर जब मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। अचानक घर के कोने से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं बिना समय गंवाए बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वहां कोई खड़ा था। उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, पर उसकी मौजूदगी बेहद डरावनी थी। मैंने घबराकर साइकिल की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन साइकिल की चेन उतर चुकी थी। तभी पीछे से किसी की हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी और भयानक हंसी। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया, लेकिन हिम्मत करके साइकिल को खींचता हुआ वहां से भाग निकला। पूरे रास्ते मेरे कानों में वही हंसी गूंजती रही। मैंने जैसे तैसे उस घर से दूर निकलने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और शरीर कांपने लगा था। गांव की ओर बढ़ते हुए भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है, जैसे कोई साया हर कदम पर मेरा पीछा कर रहा हो। मैं तेज तेज सांसें लेते हुए सड़क पर भागता चला जा रहा था, पर वो भारी एहसास पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब मैं गांव के पास पहुंचा तो मेरी हालत देखकर वहां के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। गांव के बुजुर्ग रामपाल काका ने मेरी हालत देखकर कहा, तू वहां गया था ना?
मैंने तुझे पहले ही मना किया था, वो जगह अच्छी नहीं है, वहां जो रहता है वो सिर्फ इंसान नहीं है। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी बातों से डर और बढ़ गया। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे थे, पर उनके शब्दों में एक सच्चाई छिपी हुई थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा वहम था, या हो सकता है कि कुछ पुरानी कहानियों का असर मुझ पर हो गया हो। लेकिन उस रात जब मैं घर लौटा, चीजें और भी अजीब होने लगीं। जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता, कमरे में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती। कभी ऐसा लगता कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, कभी खिड़की पर किसी की दस्तक सुनाई देती। हर बार जब मैं उठकर देखता तो कोई भी नहीं होता। फिर एक रात अचानक मेरी नींद खुली। कमरे में हल्का सा ठंडक का एहसास हो रहा था जो सामान्य नहीं था। मैंने देखा कि कमरे की खिड़की जो मैंने सोते समय बंद की थी अब खुली थी। बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था, पर उस खामोशी में भी एक अजीब तरह का डर छिपा हुआ था। मैं खिड़की बंद करने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की की ओर कदम बढ़ाया, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने घबराकर पीछे देखा, पर कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सी ठंडी सांसें महसूस हुई। वो एहसास ऐसा था जैसे कोई मेरे बेहद करीब हो, लेकिन दिखाई न दे। मेरा शरीर थरथराने लगा और अचानक से कमरे में हंसी की वही आवाज गूंज उठी जो मैंने उस घर में सुनी थी। मैंने तेजी से लाइट ऑन की, पर कमरे में कोई भी नहीं था। फिर भी वो सर्द एहसास और वो आवाज मुझे अंदर तक झकझोर रही थी। सुबह होते ही मैं अपने दोस्त विशाल से मिलने गया। विशाल हमेशा से इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मैंने उसे पूरी घटना बताई तो वो भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने मुझे कहा, भाई, हो सकता है कि तुझे कुछ बुरा अनुभव हुआ हो, पर यह सब तेरे दिमाग का खेल भी हो सकता है। तू आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। हालांकि मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। अगले कुछ दिनों तक ऐसा लगता रहा कि जैसे मेरी हर हरकत पर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। मैं किसी से इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि लोग मुझे पागल समझेंगे। लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब मैं डाकखाने में काम कर रहा था, मेरे हाथों में फिर वही जगह का पता आ गया। मेरा दिल बैठ गया, क्या फिर से मुझे वहां जाना होगा? जैसे ही मैंने वह पता देखा, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपने साथी से कहा, यह चिट्ठी किसी और को दे दे, मैं वहां नहीं जा सकता। साथी ने मेरी ओर अजीब निगाहों से देखा, पर शायद मेरी आवाज में छुपे डर को समझ गया था। उसने बिना कुछ कहे चिट्ठी ले ली और दूसरी डिलीवरी पर चला गया। मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। उस घटना के बाद से मेरी जिंदगी में कुछ भी सामान्य नहीं रहा। वो अजीब सा साया, वो ठंडक, वो डरावनी हंसी, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा बन गए थे। हर रात मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे कमरे में मौजूद है, लेकिन कभी कुछ नजर नहीं आता। एक आध बार मैंने अपने करीबी दोस्तों से बात की, पर वो इसे सिर्फ थकान या वहम समझते रहे। फिर एक दिन मैं अपने बचपन के दोस्त विनोद से मिला। विनोद एक सुलझा हुआ इंसान था और उसने मेरी बातों को बेहद गंभीरता से सुना। उसने मुझसे कहा, रवि, मुझे लगता है कि यह कोई आम बात नहीं है, तुझे कुछ करना चाहिए। हो सकता है कि यह तेरे दिमाग का खेल हो, या फिर सच में कोई अदृश्य शक्ति तुझे परेशान कर रही हो, लेकिन तुझे इसका सामना करना ही होगा। विनोद की बातों में एक सच्चाई थी। मुझे समझ आ गया था कि जब तक मैं इस समस्या का सामना नहीं करूंगा, तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन सवाल यह था कि आखिर इसका सामना कैसे करूं। मैंने कई जगहों पर सुना था कि अगर किसी अदृश्य शक्ति या ऊर्जा का सामना हो, तो हमें खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करना चाहिए। मैंने कुछ दिन खुद को शांत करने की कोशिश की। रोज सुबह उठकर ध्यान करना शुरू किया और खुद पर नियंत्रण रखना सीखा। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरा डर कम होने लगा है। वो डरावनी आवाजें अब उतनी तेज नहीं सुनाई देती थीं। मेरा मन अब थोड़ा स्थिर होने लगा था, लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी थे। वो अजीब जगह, वो बूढ़ी औरत और वो साया जो मेरा पीछा कर रहा था। एक दिन अचानक मुझे एक और चिट्ठी मिली, लेकिन इस बार उस पर पता स्पष्ट था। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने चिट्ठी को गौर से देखा और पाया कि यह चिट्ठी उस घर की नहीं थी, यह गांव के किसी और घर की थी।
शायद अब चीजें बदल रही थीं, शायद उस साये ने मुझे आखिरकार छोड़ दिया था। हालांकि उस घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।